अभी उन्होंने बताया भी था कि जब हम लोग विरोध में भी थे तो मैं उनसे कहता था कि क्यों आप आचार्य विदुर की तरह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। और उन्होंने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसके बाद भी न दुर्योधन को समझा पाए न गांधारी को, जो पराजय के उपरांत भी अपने युवराज को सत्ता में स्थापित करने के लिए व्यथित थी। तो अब एकमात्र धर्माचार्य जो उधर थे, यानी धर्म का जो अंश था वो अब इधर आ गया। तो कहा गया है धरती जा पाताल धसे, जो धरती पे धर्म का अंश न हो। अब अंश वहां नहीं बचा है तो कहां धसने जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से जिनका नाम सुनते रहे, आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर राय जी, जो संघ परिवार में वैचारिक प्रतिष्ठान से लेकर पत्रकारिता जगत में, जैसा कि आचार्य जी ने कहा, पितामह की तरह हैं। श्री प्रमोद अग्रवाल जी, श्री राजेश रोलिया जी, आदरणीय विशंबर श्रीवास्तव जी, भाई अशोक श्रीवास्तव जी, सौरभ दुबे जी, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता नंद किशोर गर्ग जी, श्याम जाजू जी, विजय जौली जी, आचार्य जी, स्वामी जी, हमारे राजेंद्र चड्ढा जी। वैसे तो अब बहुत समय लग जाएगा तो मैं कह देता हूँ इसे सरकारी उसमें होता ना सीसी टू ऑल। अब आज देखिए जो मैंने कहा धर्म का बदलाव कैसा आ रहा है कि आचार्य जी भी इधर आ गए हैं और राधिका जी भी इधर आ गई हैं। तो वरिष्ठ से लेके युवा तक अब सब तरफ परिवर्तन का दौर दिखने लगा है। और जो विषय पे आता हूं, मोदी वर्सेस खान मार्केट गए। अब इसको देख के मुझे याद आया, कई बार है कि खान मार्केट का शब्द का अर्थ क्या है। आजकल खान मार्केट क्या है, ये एक प्रतीक है, ये किस विचार के प्रतिनिधि हैं, उस पर तो हम बात करेंगे। मगर आजकल थोड़ा खान मार्केट वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, उनको बड़ी चोट पहुंची है। किस पे? जो उनकी एक छत्र सत्ता थी उसके ऊपर चोट पहुंची है। तो मुझे याद आता है इस पे एक बहुत हमारे यूपी के बड़े फेमस शायर हुए रफीक शादानी, वो फैजाबाद के थे, मगर वो शायरी अक्सर थोड़ा आंचलिक ग्रामीण भाषा में अवधि में करते थे। तो उनकी एक लाइन मुझे याद आती है इस समय जो खान मार्केट वालों को चोट पहुंची है उसके ऊपर, कि नाम में खान है जरूर लेकिन हर खान असली पठान थोड़े है, माना इश्क में खाई चोट है जरूर लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये विचार मेरे मन में कहां से आना शुरू हुआ। जो नैरेटिव की बात अशोक जी ने कही थी, देखिए नैरेटिव खान मार्केट कितने बेहतरीन दौड़ता है। आपने सुना होगा ना वर्ड लेफ्ट लिबरल। लेफ्ट, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अब ये बताइए, बोलने की स्वतंत्रता छोड़िए, बिल्कुल ही मामला वो ये कुछ वैसा कहना है जैसे कोई कहे लेफ्ट लिबरल की मतलब वो एक जो आक्रामक सिंह है और वो संत है, उस प्रकार की बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि if somebody wants to say that he is a left liberal, it means he is trying to say that he is a devout atheist। मैं एक ईश्वर भक्त नास्तिक हूं, यदि कोई ये कहने का प्रयास करे तो वो वैसा ही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बचपन से मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होने शुरू हुए कि भारत में ये नैरेटिव किस प्रकार का गढ़ा जाता है। हम बहुत बच्चे थे उस जमाने में, शाबानो केस आता है और भारत की सरकार ये निर्णय लेती है कि धार्मिक मामला, इसमें कोर्ट का रत्ती भर भी दखल नहीं होगा और सब कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार चलेगा। अगर ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कुछ धार्मिक मान्यता यानी शरीयत के खिलाफ किया है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद में लाके पलट देंगे, कोई बात नहीं। अगर ये नैरेटिव है इट्स ओके। 1985, अगले साल 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। आप कहते हैं ना, अब धार्मिक विचार इतना भी नहीं चलेगा, अब सब कुछ कोर्ट में तय होगा। भगवान हुए थे कि नहीं ये भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, कब हुए थे ये भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, कहां हुए थे ये भी साबित करना पड़ेगा। बताइए, मैंने कहा ये तो बड़ा भारी अंतर हो गया। एक ही संदर्भ में भारत की एक ही सरकार, एक साल पहले ये स्टैंड, दूसरे समय दूसरा स्टैंड। और मजेदार देखिए वो आज तक कोई स्टैंड चल रहा है।
जो लोग हाथ उठा उठा के कहते थे कि भगवान राम कहां पे हुए, अदालत में साबित करो, कागज पे साबित करो, दस्तावेज पे साबित करो, जहां रामलला विराजमान है तभी मानेंगे, वो जब उनसे कहा जाता अपने कागज दिखाओ तो कहते हैं हम जहां विराजमान है मान लो, कागज थोड़ी दिखाएंगे। तो सोचिए नैरेटिव कैसा बढ़िया चला आ रहा है। जो मैंने पहले भी एक बार बोला था कि ऐसा लगता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। अब देखिए उसके बाद मैं और आगे बढ़ा हुआ तो मुझे लगा कि जब राम मंदिर का विषय आया 1990 उधर का धर्म का राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए। 1990 में राम मंदिर का इश्यू उठा, मुझे याद आया, जो पुराने लोग हैं सबको याद होगा, राय साहब वगैरह ने तो इस पे उस जमाने में लिखा भी था। 1989 का इलेक्शन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बाकायदा दिल्ली के शाही इमाम से फतवा जारी कराया मुसलमानों के लिए कि आप जनता दल को वोट करो। मतलब आप ऑफिशियल धर्म गुरु से फतवा जारी कराओ, वो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ ये कहें कि हमारी इच्छा है कि वहां मंदिर बनना चाहिए, जबकि वहां मंदिर ही था, कोई नमाज नहीं हो रही थी पिछले 1937 ऑनवर्ड्स, और 49 से वहां पर मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। वो धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप। फिर और हम बड़े हुए, इंजीनियरिंग पास करके आए, हमने कहा ये तो बड़े अजब नैरेटिव आते जा रहे हैं। अब देखिए वक्फ बोर्ड एक्ट आता है, वो ऐसी पावर देता है कि यदि कोई ये कह दे कि साहब आपका जो धार्मिक स्थल है वो मेरी वक्फ की संपत्ति है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। फिर रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है, वो ये कह दे कि अगर आपको लगे कि फला जगह ये मेरा धार्मिक स्थल है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मैंने कहा ये बड़े डाइवर्जेंट व्यूज आते जा रहे हैं, जो जो बड़े होते गए धीरे धीरे लगता गया क्या नैरेटिव का ये मायाजाल है। फिर मुझे याद है 13 दिन की सरकार में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का वो प्रसिद्ध भाषण आपको ध्यान हो, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिल्ली में इंटेलेक्चुअल आप तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव ना करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव ना करें। फिर मामला और आगे बढ़ता है, जब हम लोगों की सरकार आती है 98-99 में, बताइए पोखरण विस्फोट को लेकर भी उल्टी सीधी बातें कही गई। फिर उनके न चाहते हुए सरकार आ गई और उनके लिए परेशानी। फिर उसके बाद 21वीं सदी शुरू हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी जी का भारत की राजनीति में पदार्पण हो जाता है। 2001 में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब यहां से तो लड़ाई एक नए डायमेंशन में पहुंच जाती है। अब 2002 आता है, उसके बाद सबने कहा जी मोदी जी तो हार गए, बिल्कुल सब खत्म, बिल्कुल ये तय है कि हार जाएंगे, और 2002 का चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद नैरेटिव और तीखा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद सब तरफ से मिलकर सारा प्रयास किया जाता है। 2004, 5, 6 मीडिया में जो एक तरफा कंट्रोल था, अब कहा जाता है 2007 तो पक्का हार जाएंगे। अब 2007 भी जीत जाते हैं। अब सोचिए उसके बाद नैरेटिव एक दूसरे डायमेंशन पे जाता है। विदेशों में लिखो, अमेरिकन सेनेट को लिखो, यहां पे लिखो कि इनको वीजा नहीं देना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए। उधर मोदी जी शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने काम आगे करते चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, 2007 में अमेरिका के एक मंत्री आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जिस जिस प्रकार के सवाल पूछे थे वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि उन लोगों के ऊपर भी प्रभाव इसी प्रकार के खान मार्केट वाले लोगों का था। अब सोचिए मामला और आगे बढ़ता चला गया, 2012 आ गया, अब तीसरी बार मोदी जीत गया। अब तो जो कलेजे पे सांप लौटा उसकी तो कोई इंतहा नहीं थी। इसके बाद एक और प्रकार का एग्रेसिव अटैक शुरू हुआ, मगर उसका प्रभाव थोड़ा धीरे धीरे कम पड़ने लगा था। मुझे याद है 2013 जुलाई का महीना था, वर्तमान रक्षा मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था, और उस समय हम लोग बहुत उसमें कई कमेटीज के चेयरमैन से, सेनेटर से, थिंक टैंक से, सेनेट के चेयरमैन से मिले। तो उन लोगों ने बात एक्सेप्ट की थी कि उनको लगता है कि देवर कैरीड अवे बाई सर्टेन लॉबी, और उनसे असेसमेंट में गलती हो गई। उसके बाद साहब एक अलग प्रकार का नैरेटिव आया मोदी जी के खिलाफ, उल्टी सीधी बातें, अपशब्दों का प्रयोग और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, और फिर बोटी बोटी काट डालने तक आया, और 2014 में सरकार बन गई। अब सोचिए इसके बाद फिर अवार्ड वापसी का दौर आया। मतलब कि हार नहीं मानी, वो खान मार्केट वाले लगे रहे। उसके बाद 2014 से लेकर 18 तक
उनके कोई आरजुओं में चमक में कमी नहीं आई। वो हर हार के बाद सोचते रहे शायद इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे कुछ होगा। अब 2019 में फिर आ गए, अब और बढ़ के आ गए। इसके बाद क्या हुआ, सड़क पे आ जाओ, CNRC का आंदोलन, जिसके विषय में अभी इन्होंने बताया, किसान आंदोलन खड़ा करो, कुछ भी प्रकार की बात करो। उसके बाद मोदी जी लगातार चुनाव जीतते चले गए। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, जितनी नफरत आप मोदी जी के लिए देते चले गए, जनता उतनी मोहब्बत देती चली गई। और आप जिस मर्ज का इलाज करने की कोशिश करते रहे, वो मर्ज तो बढ़ता चला गया। तो जिसे एक लाइन में कहूंगा कि मरीजे नफरत मोदी पर लानत खुदा की, और मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अब देखिए इसके उपरांत, मगर आज भी ये नैरेटिव बहुत खतरनाक दौर में चल रहा है। मैं इसलिए बात से कहना चाहूंगा, आज आप देखिए किस सीमा तक जाकर चीजें होती हैं। जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि एक चीज के ऊपर तो यूट्यूबर्स बहुत कुछ लिखते हैं, दूसरे पे कुछ नहीं लिखते हैं। इस समय विषय ये नहीं है। विषय यह है कि कोई आके कहता है कि भारतीयों में उत्तर भारतीय अंग्रेज हैं, तो पश्चिम भारतीय अरब हैं, तो पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, और दक्षिण भारतीय अफ्रीकन हैं। सोचिए क्या नैरेटिव बताने की कोशिश करते हैं कि सबका सब भारत से आया, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? जानते हैं फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? अरे चीन, यूरोप और अरब, हमने उनसे कुछ सीखा है। आप जाके चेक करिएगा, जब चेयरमैन माओ नेहरू से पहली बार मिले तो माओ ने नेहरू से कहा कि यू नो व्हाट इज आवर एंशिएंट बिलीव इन आवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। नेहरू जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा इन आवर कंट्री मीन्स इन चाइना द एंशिएंट बिलीव इज दैट समबडी वांट टू गेट रिड ऑफ द बर्थ ऑफ साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, देन ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। ये हमारा स्टेटस था चीन की नजर में। अब आप सोचिए, आप जाके चेक करिएगा कि एंशिएंट चाइनीज में इंडिया का नाम क्या है? ट्यानजाओ, TINZHOU। जाओ वहां पर ऐसा वर्ड है जैसे हांजाओ, ग्वांजाओ, जैसे अपने यहां जयपुर, नागपुर, कानपुर। जाओ का अर्थ होता है सेंटर, और ट्यान का अर्थ होता है स्वर्ग। ट्यानजाओ मीन्स सेंटर ऑफ हेवन। ये हम उनको मानते थे। हुशी एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए जिन्होंने ये कहा कि इंडिया has culturally dominated and controlled China for more than 2000 years without sending a single soldier across the border। ये हमने चाइना को दिया, और ह्वेन सॉन्ग से लेके फाइयान से लेके इत सिंह तक यहां सीखने आए, और ये लोग हमको ये समझाते हैं कि चीन हमारे ऊपर प्रभाव रखता है। अब आइए यूरोप में, तो खुद विलियम जोन्स ने कहा कि सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस संस्कृत से निकली हैं। अरब में तो सारे न्यूमरल्स जो इंडिया के नंबर्स हैं उनको अरब में हिंदुसा कहते हैं, यानी जो हिंद से आए हैं। खलीफन मंसूर ने पातंजलि योग सूत्र का ट्रांसलेशन किया, वगैरह वगैरह, उन्होंने संस्कृत से सीखा। इवन जो सूर्य सिद्धांत खोजा गया उसको भी पहले कुछ वहां सिंध से जोड़कर वो देखते थे। तो जिसे मुझे याद आता है, जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता की एक पंक्ति है, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो वास्तविकता में नैरेटिव क्या है कि हमने उनको दिया है, मगर ना नैरेटिव क्या पढ़ाया गया? ये खान मार्केट गैंग का राष्ट्र का नैरेटिव क्या था, जो हम लोग बचपन में राजीव गांधी जी के जमाने में आता था, टीवी के ऊपर एक बड़ा शेर हमेशा आता था एडवर्टीजमेंट के बाद कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। हम कोई सराय थे, डेरे थे, काफिले थे कि वो आके बनते चले गए। हमने कहा ना, हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो हम पहली सभ्यता बन के उभरे, मगर फैक्ट कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। मगर अफसोस, मैं इसको एक ऑब्जेक्टिव एंगल से कहता हूं। जानते हैं ये समस्या क्यों हो रही है? मोदी जी एक चीज के प्रतीक है, वो खान मार्केट किस चीज का प्रतीक है, ये मैं संक्षेप में बताकर इस विषय को समाप्त करता हूं। देखिए, भारत को आजादी मिली 47 में, तो क्या हुआ कि जो राजे रजवाड़ों की मोनोपोली थी, उन्हें बुरा लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, अब उस सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक, पर एक्चुअल जो विकेंद्रीकरण हुआ 77 में हुआ, जिस इमरजेंसी के समय
राम बहादुर राय जी से लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, हमने बचपन में सुना था उन सारे विषयों पे। तो सत्ता बदलनी शुरू हुई, यानी वास्तविक डेमोक्रेसी भारत में 77 में आई। उसके बाद क्या था, राजनीति में तो एक छत्र जो कंट्रोल था वो कम हुआ, अभी इकोनॉमी में बना हुआ था। तो 91 में जो लिबरल इकोनॉमी आई नरसिम्हा राव के समय में, तो भारत में डेमोक्रेसी आई इकोनॉमिक फील्ड में, यानी अब लोग अलग अलग व्यवसाय करने लगे। मगर क्या बताएं, मीडिया और इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट पर अभी भी वो कंट्रोल बना हुआ था, वन एंड ओनली कंट्रोल, जो विचारधारा कहती है सिर्फ मेरी बात सही है, दूसरे का स्थान ही नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना MRTP, मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये 90 के दशक के अंत में वर्नाकुलर मीडिया में दूसरे विचार को मान्यता मिलनी शुरू हुई थी, यानी जो क्षेत्रीय और हिंदी भाषा के मीडिया में। अब मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको आप सो कॉल्ड नेशनल मीडिया और इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसमें दूसरे विचार को भी स्थान मिलने शुरू हुआ है। तो जो सरमाएदारी थी, जिनके हाथ में अकेली पूंजी थी, जो परिवारवाद की राजनीति करते हुए एक परिवार के हाथ में सत्ता रखना चाहते, वही एक विचार के हाथ में सत्ता रखना चाहते थे, छटपटाहट उनको होनी शुरू हुई है। आज ये परिवर्तन है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर अशोक जी ने यह किताब लिखी है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, तो ये खान मार्केट गैंग एक विचार का प्रतीक है, जिसका पराभव भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट में वास्तविक लोकतंत्र के उद्भव का प्रतीक है। यानी अब सभी विचारधाराओं को एक स्थान मिल रहा है। और वो है क्या, वो मोदी जी के संदर्भ में बताता हूं कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें जब स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द संडे गार्डियन, विदेश की चीजों को लोग बहुत ब्रह्म वाक्य मानते हैं, तो इसलिए मैंने ये कोट किया, जिन्होंने हम पे हुकूमत की, उसने क्या लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे, उसका शीर्षक क्या था, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यह नियत के साथ भारत का दूसरा मिलन है। कंपैरिजन 1947 की रात को नेहरू जी की उससे स्पीच से, तो उसने लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उसने कहा कि लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी सोच में, थॉट प्रोसेस में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को लिए हुए थी, और अब पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है जिसके प्रेरणा और उत्पत्ति में, इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन में कोई ब्रिटिश लीगेसी का प्रभाव नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। बस यही खान मार्केट गैंग का दर्द है, क्योंकि ये वो इस 21वीं सदी के पुराने मानसिकता के हैं। इसलिए इनकी परिभाषा में नैरेटिव क्या है कि जब आप कहेंगे मोदी जी को, कहेंगे कि वो हिटलर हैं, वो तानाशाह हैं, जबकि मोदी जी के बारे में कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी, सब कुछ बोलने के बाद जलवाए जलाल से घूम रहे हैं, ये तो तानाशाही है। और याद करिए, एक दौर में जब केवल मजरूर सुल्तानपुरी ने अखबार में आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि लगती है, तो वो हिटलर के चेले रखते हैं, तो 2 साल जेल रहे थे, वो तानाशाही नहीं थी। जब राजीव गांधी जी से सवाल पूछने शुरू किए थे इंडियन एक्सप्रेस ने 10 दिन 10 सवाल, तो उसके बाद सिर्फ छापा ही नहीं, बिजली काट दी गई थी इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो तानाशाही नहीं थी। याद करिए, उस जमाने में लोगों को याद होगा, हम लोग बच्चे थे, राजीव गांधी की सरकार पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट लेके आई थी, यानी आपकी चिट्ठी खोलकर पढ़ने का अधिकार होगा सरकार को, और अगर उसमें आपत्तिजनक चीज लगेगी तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। यानी अगर आज कोई कहे कि आपके व्हाट्सएप ईमेल सब सरकार पढ़ेगी और उसके बेस पे कार्रवाई कर सकेगी, वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी की वजह से वो नहीं हो पाया। सोचिए, वो तानाशाही नहीं थी। अगर एक गायक ने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया और इसके बाद उसको ऑल इंडिया रेडियो से बाहर कर दिया गया, तो वो तानाशाही नहीं थी। और मैं कहूंगा कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में जाके पढ़िए, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को लिख के भेजा था कि इसका प्रसार नहीं होना चाहिए, इसका आकाशवाणी से प्रसारण नहीं होना चाहिए। वो तानाशाही नहीं थी, वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 1950 के समय जब के.एम. पणिक्कर चीन में भारत के राजदूत थे, और उस समय पीटीआई के एक संवाददाता जो उस समय हांगकांग में बेस थे, उन्होंने कुछ खबर लिख दी थी जो कि चीन की सरकार के खिलाफ गई थी, तो नेहरू जी ने उनको लेटर लिख के कहा था कि इसको हटाओ, तो हटा तो तुरंत दिया गया था, बाद में उसको नौकरी से भी हटा दिया गया था। वो नहीं थी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो फेक नैरेटिव गढ़ने का जो सिलसिला है,
वो सिर्फ यहां तक नहीं है, भारतीय राष्ट्र, भारत की पहचान, भारत की अस्मिता से लेके, और आज तो स्थिति ये हो गई है, देखिए कितना मजेदार नैरेटिव है कि आज ही जो राय साहब ने कहा कि जो सज्जन कल ही बाहर निकल के आए हैं, आज ही उनके स्वागत में सदाएं सरहद के पार से भी सुनाई पड़ी है। वही फवाद चौधरी जिन्होंने कहा था खड़े होकर कि मैंने पुलवामा तक घुस के मारा है, उन्होंने आज केजरीवाल जी के बाहर निकलने की बहुत तारीफ की है, यानी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री। वो नेहरू जी को ग्रेट सोशलिस्ट बोल चुके हैं, वो राहुल गांधी जी को राहुल साहब बोल चुके हैं, और इन वर्बेटम उन्होंने वही वर्ड बोला है कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। सोचिए, नैरेटिव सिर्फ यहां नहीं। और मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जैसे 1960 और 70 के दशक की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो फाइलें डिक्लासिफाइड हुई हैं, अब ये समझ में आता। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िए तो उस समय भारत के अंदर के सरकार से लेके मीडिया के अंदर तक कैसा नैरेटिव कंट्रोल हो रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का केजीबी के थ्रू, यह समझ में आता है। और तब कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट का उल्लेख आता है मित्रोकिन्स आर्काइव में, जहां पर पर्चियां चेंज की जाती थी, क्या कहना है, क्या लिखना है, फिर क्या मिलना है, और मिले हुए को किस अकाउंट में पहुंचाना है, वो सारी बातें अब सामने आई। कभी न कभी आज भी जो सरहद पार से बैठे हुए लोग हैं जो ये बताते हैं कि 180 में हम फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 160वें नंबर पे हैं, हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, जहां 2 AK-47 राइफल लेके पीछे खड़े होकर एंकर से कहा जा रहा है कि तुम ये पढ़ो। हम उस चाइना से 30 पायदान नीचे हैं, जहां डिफेंस मिनिस्टर गायब, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, फॉरेन मिनिस्टर गायब, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा का चीफ गायब, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, वहां की एक सबसे बड़ी सेलिब्रिटी महिला गायब, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हम उससे पीछे हैं। तो समझ में आएगा कि कौन कौन कहां से बैठ के कौन सा नैरेटिव चला रहा था। और इसीलिए ये खान मार्केट वाले जो लोग थे, ये एक प्रतीक है, ये नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, आपको जो करना है करते रहिए। जब मोदी से पूछा गया था ना कि आप इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं कि आप 24/7 इतना काम करते हैं, उनका रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उससे ऊर्जा पाकर आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि खान मार्केट वालों ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की उस गैंग ने, मगर सब झूठ था। और वो जिसको समझते रहे कि बस अब मोदी जी यहां पर रुक जाएंगे, 2002 रुक जाएंगे, नहीं रुके, 7 रुक जाएंगे, नहीं रुके, 12 रुक जाएंगे, नहीं रुके, 14 रुक जाएंगे, नहीं रुके, 19 रुक जाएंगे, नहीं रुके, और 24 में और जोर से आएंगे, नहीं रुकेंगे। तो उनके लिए कहना चाहता हूं, मोदी जी की तरफ से इन खान मार्केट गैंग वालों के लिए, कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं एक ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। और अंत में मैं एक ये भी कहना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, तो चुनाव के समय निष्क्रियता मत दिखाइए, सक्रियता दिखाइए, और सिर्फ अपनी सक्रियता नहीं, कम से कम 20-25 और अपने साथ के लोगों को ले जाकर राष्ट्र के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करिए। देश को नंबर 1 इकोनॉमी भी बनाना है और देश को जगत गुरु भी बनाना है, ज्ञान और समृद्धि दोनों में शिखर पे आना है। मां सरस्वती की कृपा भी चाहिए, मां लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और हम वो हैं जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अमृतकाल 25 साल में वो काम करेगा जो 1000 साल भारत का भविष्य निर्धारण करेगा। यानी 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल पीछे भारत से हम प्रेरणा लेते हैं। तो सिर्फ ये कहूंगा, गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।